वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक महत्वपूर्ण भाग जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री का जो कोर्स होता है, चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो बीए हो, आर्ट्स या कॉमर्स दोनों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक होती हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा एक टॉपिक आता है वो क्या आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आज की इस क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उसमें आपके निबंधात्मक लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर विस्तार से व्याख्या करनी है। उसके शॉर्ट नोट जो है मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी हम कह सकते हैं। 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो अंडर डेवलप इकोनॉमी हम कह सकते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में 1951 से 1 अप्रैल 1951 से भारत ने एक तरह से क्या किया था, अपना विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर का प्लान किया था उसने, ठीक है। उसके लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी और धीरे धीरे अगर हम देखें 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो भारत में चलाई गई हैं। और उन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर अगर हम देखें तो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने जैसे जैसे अपने विकास की गति को आगे बढ़ाया है और वर्तमान समय में भारत एक तरह से विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ गया है। यह हम कह सकते हैं कि जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे टॉप पर एक तरह से कौन है, भारत है। और भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित अर्थव्यवस्था की ओर गतिमान हम कह सकते हैं। अब देखिए, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो विशेषताएं या वो लक्षण तो भारत में धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। बहुत सारी विशेषताएं जैसे कि लोगों का जो कल्याण है उसमें वृद्धि हुई है, गरीबी निवारण के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन गरीबी भी है लेकिन इतनी नहीं है पहले जितनी। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हम नहीं कह सकते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। असमानता की जो समस्या होती है अर्थव्यवस्था में उसको दूर करने के प्रयास किए हैं और इसके फलस्वरूप एक तरह से राष्ट्रीय आय क्या हुई, भारत की बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। लेकिन देखो, राष्ट्रीय आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय है उतनी तो नहीं है। लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जो विशेषता हमको देखने को मिलती है कि वहां पे प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होता है, तो उससे धीरे धीरे एक तरह से सुधार होकर भारतीय अर्थव्यवस्था किसमें आ गई है, विकासशील अर्थव्यवस्था में आ गई है। विकसित देशों की अगर हम बात करें जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, ये सभी एक तरह से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आते हैं। लेकिन भारत अभी इनकी श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन इनकी ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास का जो मार्ग चुना है वो किस प्रकार का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ साथ में उत्पादक क्रियाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का भी योगदान है, ठीक है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आर्थिक क्रियाओं में अपना अपना योगदान देखिए भारत को एक तरह से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, कार्य कर रहा है। अब देखिए, विशेषताओं की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में एक तरह से क्या हुआ, भारत में बहुत सारे एक तरह से परिवर्तन हुए हैं जिनको हम क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी, नए नए उद्योगों की स्थापना की गई, उद्योगों में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ में निजी क्षेत्र ने भी अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भागीदारी दी है, जिससे प्रति व्यक्ति आय का स्तर, राष्ट्रीय आय का स्तर, आर्थिक विकास की दर जो ग्रोथ रेट है उन सभी में एक तरह से वृद्धि हुई है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहली हम विशेषता हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नियोजित और विकासशील अर्थव्यवस्था है, प्लान्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी हम कह सकते हैं, ठीक है। भारत ने अपना विकास करने के लिए एक तरह से पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग चुना था। भारत में अभी तक 1 से लेके 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक लागू की गई थी। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है उसको समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग को हटा के उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करता है।
तो देखिए 2017 तक योजना आयोग था, लेकिन 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि क्या थी 2012 से लेके 2017 तक। और उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को हटा के वहां पे नीति आयोग जो है वो भारत के विकास के लिए दीर्घकालीन नीति एक तरह से बना रहा है। उसके बाद में दूसरी अर्थव्यवस्था की विशेषता अगर हम देखें तो इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की भी बात कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, लेकिन बाद में 1991 में उदारीकरण की जब नीति अपनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो धीरे धीरे निजी क्षेत्र ने भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान जो दिया है, और अधिकांश जो भाग हैं वो अब किसका हो गया है, निजी क्षेत्र का। लेकिन निजी क्षेत्र के साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं वो हमारे एक महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं अर्थव्यवस्था के आधारभूत उद्योग, जिनमें कि रसायन उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लौह इस्पात हो गया। इस प्रकार के विभिन्न जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो भी आज के समय में भी अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ही कार्य कर रहे हैं। फिर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं जितना नहीं हम लेकिन कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में बैंकिंग सुविधाओं का भी निरंतर विकास हो रहा है। 1969 के अगर हम आंकड़े देखें तो उसमें भारत में बैंकों की 8,262 शाखाएं थी। जून 2007 में ये बढ़ के कितनी हो गई हैं, 72,000 से भी ज़्यादा हो गई हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उनका विस्तार हो रहा। अभी हालांकि कमी तो है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से लेके अभी तक की अगर हम तुलना करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता के समय बैंकिंग सुविधाओं का अभाव था, लेकिन धीरे धीरे अब वर्तमान समय तक अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापारिक बैंक जो है वो कार्य करने लगे हैं, उनकी शाखाओं का एक तरह से विस्तार हुआ है। वर्तमान समय में अगर हम देखें 2022 के आंकड़े तो सार्वजनिक क्षेत्र में 12 बैंक और निजी क्षेत्र के 21 बैंक जो हैं वो देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। फिर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो देखो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, ये बात भी सही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे बुक में आप पढ़ोगे कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। तो विकसित देशों से अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है, निम्न है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1947 से लेके 2022 के अगर हम आंकड़े देखें तो हम उन आंकड़ों को देखने से हमको पता चलता है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो निरंतर एक तरह से क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1950-51 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 239 रुपए थी। लेकिन 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो अभी फरवरी में प्रकाशित की गई थी, फरवरी 2023 में, उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसमें हमारे जो प्रति व्यक्ति आय हैं वो 1.97 लाख रुपये रहने का अनुमान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान समय तक भारत में जो प्रति व्यक्ति आय हैं उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। 2006-07 के आंकड़े अगर हम देखें तो उसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 29,000 से ज्यादा थी। और जो 2016-17 में कितनी हो गई, 1 लाख के ऊपर हो गई थी। और 2022-23 में अनुमान कितना है, लगभग 2 लाख रुपए से थोड़ा सा कम है, 1.97 लाख रुपए का अनुमान है। फिर बचत एवं पूंजी निर्माण में भी वृद्धि हो रही है। और किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है, आर्थिक विकास के लिए एक तरह से पूंजी निर्माण होना आवश्यकता है। तो देखिए भारत में पूंजी निर्माण की एक तरह से क्या है, कमी है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है, निम्न स्तर है। तो सारा का सारा पैसा लोग अपना उपभोग के ऊपर खर्च कर देते हैं, जिससे बचत और पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। और थोड़ी बहुत बचत अगर लोग करते भी तो लोग क्या करते हैं, उसको मकान बनाने में या विलासिता की वस्तुओं को खरीदने में या जो आभूषण होते हैं उनको खरीदने में खर्च कर देते हैं। देखिए किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है तो आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की जो दर है वो लगभग 25 से 30% के बीच में होती है, तो अच्छी होती है। ठीक है, तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत में भी जो ये बचत एवं पूंजी निर्माण की दर है लगभग वो 25 से 30% के बीच में, कभी कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन अभी भी ये कितनी है, 25 से 30% के बीच में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी थी, केवल 8% के आसपास ही थी। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है, बीच में कमी भी हुई है, लेकिन सामान्य एक एवरेज अगर हम देखें औसत रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि हो रही है।
उसके बाद में हम सामाजिक सेवाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, तो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं होती हैं उन पर सरकार का जो खर्चा होता है, खर्चे में भी निरंतर एक तरह से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सरकार एक तरह से जो चुनी जाती है उसका लक्ष्य क्या होता है, जन कल्याणकारी कार्य, और जन कल्याणकारी कार्य के फलस्वरूप सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो आधारभूत संरचना है उन पर अधिक मात्रा में व्यय किया जाता है। अभी अगर हम 2023-24 का अगर हम बजट देखें तो इसमें भी सरकार ने अपना जो व्यय है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर उसको बढ़ा दिया है। जीडीपी का ये 2 से 3% के बीच में जो खर्चा है वो कहां पे होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। दोनों मिला के अगर हम देखें तो लगभग 5% है। ठीक है, शिक्षा के ऊपर जीडीपी का खर्चा कितना है, 2% से ज्यादा है। स्वास्थ्य के ऊपर भी कितना है, जीडीपी का 2% से ज्यादा है। तो सामाजिक सेवाओं के ऊपर सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया है। ठीक है, जो व्यावसायिक शिक्षा होती हैं उसको सरकार ने बढ़ावा देने का काम किया है। जो प्रौद्योगिकी शिक्षा होती हैं उसके लिए महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। तो सामाजिक सेवाओं का एक तरह से विस्तार हुआ है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। फिर लोगों की जो सोच होती हैं उसमें सामाजिक जो परिवर्तन हुए हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के समय अगर हम देखें विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। छुआछूत हो गया, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जाति प्रथा, इस प्रकार की हमको बुराइयां देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, उस तरीके से वैसे वैसे क्या हुआ है, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है, समाज में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है और इन सभी प्रथाओं में एक तरह से कमी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में बाजार तंत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक एक तरह से मजबूत बाजार तंत्र धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। चाहे वहां पे वस्तुओं की अगर हम बात करें, पूंजी के लेन देन की बात करें, चाहे वो पूंजी बाजार है, मुद्रा बाजार है, वस्तुओं का बाजार है, इन सभी में एक तरह से क्या हुआ है, सुधार हुआ है। यहाँ पे अब जो कीमत का निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। सरकार क्या करती है, लोगों को वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्य करती हैं। किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है वो निर्धारित करती हैं। तो इस तरीके से एक संगठित बाजार तंत्र का विकास हुआ है। फिर गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अभी तक गरीबी को दूर करने का जो प्रमुख नारा था वो किसमें था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, गरीबी को दूर करना। इसी तरीके से सरकार ने विभिन्न रोजगार कार्यक्रम चलाए हैं ताकि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। जैसे कि मनरेगा है, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम हो गया, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। अर्थव्यवस्था में जो समस्या हमको देखने को मिलती है, गरीबी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए। फिर उसके बाद में नवीन प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित से विकसित हुई हैं तो वैसे वैसे यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ, उत्पादन तकनीक में भी सुधार हुआ है। नए नए उद्योगों की स्थापना हुई है और नए नए उद्योगों की स्थापना के साथ साथ में उनमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना एक तरह से क्या होगा, कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। देखिए वर्तमान समय में अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो उसमें अगर हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक तरह से पुरानी है, लेकिन पहले जो स्वतंत्रता के समय से लेकर अगर हम अभी तक तुलना करेंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्पादन तकनीक में सुधार हुआ है। नए नए उद्योगों की स्थापना हुई है जिससे अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। उसके बाद में अगर हम कहें तो कृषि पर निर्भरता देखने को मिलती है। भारत की जो अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है तो 60% से ज़्यादा जो जनसंख्या है अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए एक तरह से कृषि कार्यों के ऊपर निर्भर है। मतलब जो जनसंख्या है या राष्ट्रीय आय में भी अगर हम देखें
तो जो कृषि क्षेत्र का हिस्सा है वो लगभग 2022 का अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो लगभग 28-27% के आसपास कृषि क्षेत्र का योगदान अभी भी बना हुआ है। और जब कोविड महामारी की समय आया था तो उस समय अगर हम देखें 2021-22 का, तो उसमें सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा होता है जीडीपी, उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान था वो ही पॉजिटिव रहा है, धनात्मक रहा है। बाकी जो उद्योग क्षेत्र का योगदान की अगर हम बात करें उसमें वृद्धि दर क्या हो गई थी, ऋणात्मक हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। तो कोविड महामारी के समय भी एक तरह से कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखा था एक तरह से, ठीक है। ज्यादा बहुत बुरी कंडीशन नहीं हुई थी उसमें भी। तो कृषि पर भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता है। राष्ट्रीय आय में जो योगदान है विकसित देशों में कितना है, केवल 2 से लेकर 4% है कृषि क्षेत्र का, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र में योगदान अभी भी कितना है, लगभग 28% के आसपास है, ठीक है। तो 60-70% जो जनसंख्या है वो अभी भी कृषि और उससे संबंधित कार्यों के ऊपर निर्भर है। तो कृषि के ऊपर निर्भरता है, कृषि की प्रधानता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, अधिकांश श्रम शक्ति का जो भाग है वो एक तरह से कृषि क्षेत्र में ही निर्भर है। तो कृषि की एक तरह से हम प्रधानता भी कह सकते हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, ठीक है। जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है कि वहां की जनसंख्या ज्यादा होती है, ओवर पॉपुलेशन होती है, जनाधिक्य की समस्या पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में अगर हम देखें तो विश्व की लगभग 17% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, ठीक है। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग पूरे विश्व का 2.4% ही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और यूं कहा जाता है कि हर एक वर्ष एक तरह से क्या होता है, हर एक वर्ष एक नए ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत में एक वर्ष में हो जाती है, बढ़ जाती है उतनी। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी 26 करोड़ थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो कितनी हो गई है, 121 करोड़ से भी ज्यादा हो गई हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये लगभग 1.40 करोड़ के आसपास होंगी, ठीक है। लेकिन 2021 में कोविड महामारी की वजह से भी जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। फिर आय वितरण में हमको समानता देखने को मिलती है, ठीक है। भारत में आय वितरण की असमानता का मतलब क्या हो गया, कुछ लोग अमीर ज्यादा हैं जिनके पास में आय का अधिक भाग है, कुछ लोग गरीब है जिनके पास में आय का कम भाग है। तो इसी स्थिति में भारत में आय के वितरण में भी एक तरह से असमानता देखने को मिलती है। मतलब राष्ट्रीय आय का 50% जो भाग है, ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका 50% भाग तो केवल 22% लोगों के पास ही है, ठीक है। भारत की जो जनसंख्या है उसकी जो 22% जनसंख्या अगर हम देखें तो उसके पास में हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% हिस्सा है, और बाकी की जो 78% जनसंख्या है उनके पास में राष्ट्रीय आय का बाकी का बचा हुआ 50% हिस्सा है। तो इस आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में आय वितरण में असमानता देखने को मिलती है। उसके बाद में औद्योगिकरण की जो प्रगति है वो भी हो तो रही है, लेकिन एक तरह से विकसित देशों से अगर हम तुलना करें तो बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। जो छोटे छोटे उद्योग हम कह सकते हैं लघु उद्योग, उनका विकास हुआ है, लेकिन उनका भी इतना विकास नहीं हुआ क्योंकि जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। और उस जनसंख्या वृद्धि से अगर हम तुलना करें औद्योगिक प्रगति की तो वो एक तरह से क्या है, कम है। उद्योगों के लिए हमको मशीनों का आयात करना पड़ता है, वो विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें आविष्कार, नव परिवर्तन, वैज्ञानिक खोज, इन सभी का एक तरह से क्या होता है, अभाव पाया जाता है, पूंजी की कमी पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना नहीं हुआ है। फिर कृषि उत्पादन का निम्न स्तर। कृषि उत्पादन में अगर हम देखें तो अधिकांश कृषि जो है वो खाद्यान्न उत्पादन की जाती है, व्यावसायिक दृष्टिकोण एक तरह से नहीं है। प्रति हेक्टेयर और प्रति एकड़ कृषि उत्पादकता जो है वो एक तरह से क्या है, कम है, क्योंकि भारत में जो खेत हैं वो एक तरह से क्या है, छोटे छोटे खेत हैं, पुराने हैं, बिखरे हुए खेत हैं, और उत्पादन की जो तकनीक है वो एक तरह से क्या है, पुरानी तकनीक। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में निवेश का एक तरह से अभाव पाया जाता है, और कृषि मानसून के ऊपर आधारित, इसलिए कृषि को घाटे का सौदा कहा जाता है, क्योंकि अगर मानसून समय पे नहीं आता है तो किसान ने जितनी लागत लगाई है उतनी लागत भी उनकी नहीं
नहीं निकल पाती हैं। तो कृषि को घाटे का सौदा माना जाता है और इसलिए अगर हम देखें तो कृषि का उत्पादन स्तर भी एक तरह से क्या है, निम्न है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो परीक्षा में अगर आपका 10 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से आपको इनको विस्तार से व्याख्या करनी है। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे, केवल उसको आपको विस्तार से एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा कि आपका जो प्रश्न आया है वो कितने मार्क का आया है, कितने मार्क्स का है, कितने अंक का है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। उन अंकों के हिसाब से आपको इसको छोटा बड़ा करना है प्रश्न को। तो आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे।